इलेक्शन होगा। हमारे पास ये कहते पैसे नहीं है। तो मुझे ये इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुल्क का तो तुमने वैसी दिवालिया निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? तो इसका मतलब तो इलेक्शन होंगे नहीं। कभी इस तरह का सुना है किसी महजब माशरे में कि आइन कह रहा है कि इलेक्शन होंगे और ये कहते पैसे नहीं है जी इसलिए इलेक्शन नहीं? झूठ बोला कि जी आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने तस्दीक की कि हम नहीं कह रहे। तो कोशिश क्या है इनकी? इलेक्शन से भागो। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो। किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। उसके लिए हम अदालत में जा चुके हैं और मैं आज सारे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को यहां से अपील कर रहा हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि आज आपने स्टैंड ना लिया, अगर आज आप आइन के साथ ना खड़े हुए तो उसके बाद मुल्क में कानून खत्म। जो ताकतवर चाहेगा वही कानून होगा। जब वो फैसला करेगा कि इलेक्शन है तो तभी इलेक्शन होगा। तो पाकिस्तानियों, हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है। हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। मुझे सारे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप खड़े होंगे पाकिस्तान की आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब मैं सिर्फ माशरत के ऊपर 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि 6 लोग आटे की लाइनों पे खड़े होकर बेचारे जान बहाक हो गए। मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर आपने आटा बांटना है तो क्या यह तरीका है कि इस तरह लोगों को जलील खड़ा करके जिल्लत देके कभी इस तरह भी आटा बांटा जाता है? हमने अपने एहसास प्रोग्राम में 14,000 रुपया जो स्टाइपेंड दिया था गरीब लोगों को, स्कूलों के अंदर बुलाया, मुहज़्ज़ब तरीके से बिठाया, उनको आराम से इज्जत से पैसे दिए, इस तरह जलील नहीं किया। और दूसरा, मैं आज सिर्फ यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज, क्या क़यामत आ गई कि हमारे पिछले अप्रैल के अंदर जब हमारी हुकूमत थी 1 किलो आटा 55 रुपए का था, आज 115 रुपए का गवर्नमेंट का रेट है और बाजार में 155 रुपए का मिल रहा है 1 किलो। क्या हुआ? कौन सी क़यामत आ गई कि 3 गुना ज्यादा आटा बढ़ गया? जनरल बाजवा वो आजकल इंटरव्यू देते हैं, तो एक इंटरव्यू में कहा उसने कहा इमरान खान बड़ा खतरनाक था पाकिस्तान के लिए, शायद इसलिए उसने हटाया और इनको ले आया। तो मैं उससे पूछता हूं कि आज जरा मुझे ये सिर्फ इन सवालों का जवाब दे दे कि आज, पहले मैं तेल पे आता हूं, आज दुनिया की आलमी मार्केट के अंदर जो तेल बिक रहा है वो $70 से $75 इस पे तेल बिक रहा है। हमारे दौर में $110 से $115 पे था। अब मुझे यह बताएं कि हम तो 150 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल तकरीबन 150 रुपए का बेच रहे थे। आज क्या हो गया है? आज होता है कि 293 रुपए का डीजल और 272 रुपए का पेट्रोल
तो दुनिया में तो तेल तकरीबन आधा हो गया है। तो हमें यह समझाएं कि आटा भी उस्मानों पे। आज जो पाकिस्तान की जो हर हफ्ते वीक ऑन वीक जो कहते हैं एसपीआई जो महंगाई है वो 47% पे पहुंच गई है। सारे पाकिस्तान के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हिंदुस्तान जब हमारी हुकूमत थी तो हिंदुस्तान में महंगाई 5.5% थी, पाकिस्तान में 10% के करीब थी। तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान में तो महंगाई गई है 6.5% और पाकिस्तान में पहुंच गई है 31%। 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। तो लोगों से पूछे, तनख्वाहदार से पूछे कि उनके ऊपर क्या हुआ। हम जब थे डॉलर पिछली मार्च में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो डॉलर कितना था? 178 रुपए का। आज पहुंच गया 283 रुपए का। यानी अगर आपके बैंक में पिछली मार्च अप्रैल में आपका 100 रुपया था तो वो 65 रुपया रह गया है। वो जो 100 रुपया था वो सिर्फ आज 65 रुपए की चीजें खरीद सकता है। तो मैं बाजवा से पूछता हूं कि मैं तो बड़ा खतरनाक था, तो ये बताएं कि ये किसको ऊपर बैठा दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पे पहुंच गया है। आपको आज से 10 महीने पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, समी इब्राहिम के साथ वो इंटरव्यू था। तो ये जरा छोटा सा क्लिप ये देख ले। ये आज से 10 महीने पहले था। तो इन्होंने असेंबली में कहा कि इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर कर दो। मेरे ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि रेजोल्यूशन पास करो गद्दारी की। उधर क्लिप सुन ले 10 महीने पहले यह क्या था। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की पूजा। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। 10 महीने पहले यह कहा था। आज खुद इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमारा दिवालिया निकल गया है। इसहाक डार सेनेट के अंदर कहता है कि हमें आईएमएफ कह रही है कि जो हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोको। आईएमएफ ने कहा, हमने नहीं कहा। तो मेरे पाकिस्तानियों आज गौर से सुन लें। जब एक कौम माशी तौर पे जब वो गिरती है तो जैसे ही वो गिरती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होती है। जब सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी फौज, लेकिन जब माशी तौर पे वो गिरा तो वो टूट गया। हम भी आज उधर खड़े हैं। अगर हमने अभी जो मैं ये अब अगली बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट इस सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी हमने इस मुल्क को ना संभाला ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अभी आपको अपना प्रोग्राम देने लगा हूं 10 पॉइंट का कि मैं आगे कैसे हमने मुल्क को निकालना है। तो मैं उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे यह बताएं कि यह तो वाज़ेह है आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है। हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना, ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है
कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इनके पास, अगर आप कोई समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम अब ये मैं आपको बताने लगा हूं क्या है पाकिस्तान को। जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई आसान रास्ता नहीं है इसको इस मुश्किल से निकालने का। अब सारे मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल फैसले वो कर सकता है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो, जो इलेक्शन से पब्लिक की वोट के जरिए आया हो, जिसको पब्लिक जिस पे एतमाद करे, वो बड़े बड़े फैसले करेगा। वो इस मुल्क को जब तक एक वो जमात जो गवर्नमेंट में आएगी पब्लिक के मैंडेट से, पब्लिक की वोट से, वो पहला कदम होगा। क्योंकि जब एक 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद अगला स्टेप होगा। और मैं आज आपको बताऊं कि हमारा मसला क्या है। हमारा 2 मसले हैं। हम जितने भी पैसे टैक्स से इकट्ठे करते हैं वो काफी नहीं है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हमें कर्जों के ऊपर किस्तें देनी पड़ती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम शुरू ही करते हैं, हम शुरू ही होते हैं खसारे से और हमें कर्जे पे मुल्क चलाना पड़ता है। ये पहला मसला है। दूसरा मसला है कि जो डॉलर्स मुल्क में आते हैं उससे बहुत ज्यादा डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। हमारे पास डॉलर की कमी है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। हमने कभी माजी में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। जो भी मुल्क तरक्की किया है, ईस्ट एशिया, चाइना, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो डॉलर आते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये 2 हमारे खसारे हैं। एक की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिर जाता है, रुपया गिरता है, महंगाई होती है, गुर्बत होती है। और दूसरी वजह से कि हम सारा वक्त, क्योंकि हम टैक्स ही कितना नहीं इकट्ठा करते, सारा वक्त हमें मसला पड़ा रहता है। हम बैंकों से और पैसे लेते हैं, उसके ऊपर सूद होता है, तो हम इधर फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक उस तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह हम गवर्नमेंट चलाते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो हमने डॉलर मंगवाने हैं मुल्क के, जरा गौर से सुने, मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। डॉलर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में तो टाइम लगेगा। एक तरीका है डॉलर लाने का, ये जरा गौर से सुन लें। और आज बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं बड़ी देर से एक ही बात कहता हूं कि सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है। उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर हम अपना
गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर लें, हम अपना रूल ऑफ लॉ ठीक कर दें, हम इस मुल्क के अंदर एतमाद अपने सिस्टम में ले आए कि अगर वो अपना सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा जो अदलिया का निजाम है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, वो उनके सरमाए की हिफाजत करेगा। मैं आपको फिगर्स बताता हूं। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। फिर से सुन लें, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अमेरिका में 18,000 हैं। आपको पता है कि उनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 18,000 पाकिस्तानियों की वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर जो IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। हमारे जो 10 पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ 10, आपको पता है उनके पास उनकी वर्थ क्या है? 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर। तो 6 अरब डॉलर के पीछे हम आज IMF के पीछे हैं। आपको पता है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में चंद सालों में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी ली है? 10.4 अरब डॉलर। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है, और इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाना है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा जिसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, हम इनका पैसा नहीं ला सकते। ये अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन जब तक वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम इसी तरह ही घुटनों के ऊपर रहेंगे। जिस वक्त हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि वो उनको देखते हुए सारी दुनिया से सरमायाकारी आएगा। यहां जो चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। जब सरमायाकारी शुरू हुई तो वो इस तरह है कि जिस तरह शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं, सारी दुनिया से सरमायाकार आ गया। 30 साल में चाइना किधर का किधर पहुंच गया, क्योंकि उधर लीडरशिप समझी कि जब तक हम अपने मुल्क का जो सरमायाकारी का माहौल है वो ठीक नहीं करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आने लगी। तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती नहीं है, क्योंकि प्लॉट बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, उसमें भी कब्जा हो जाता है। वो कौन फैक्ट्रियां लगाएगा यहां? तो ये मैं सबसे पहले कि हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लेना, एक प्लान बनाया हुआ है हमने, कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है। 3.5 साल में हमें पड़ी, शुरू में तो हमें समझ ही नहीं थे कि क्या हालात है। तो इंशाल्लाह एक तो वो पहले, फिर दूसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म, मिडिल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपोर्ट्स, एक पूरा मुल्क को लगाएंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्टर्स को VIP बनाएंगे। जो मुल्क में डॉलर चीजें बेच के डॉलर लेके आएगा, उनके लिए सहूलतें देंगे। हमने दी थी, और इसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है। तो फिर एक्सपोर्टर्स को जब तक आप उनको VIPs नहीं बनाएंगे, जिस तरह ईस्ट एशिया में बनाया था, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, ये चाइना ने जब तक नहीं किया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। हम तवज्जो नहीं दी कभी उसके ऊपर। फिर IT, हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी।
उनको हमने उठाना है, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तीसरी चीज, टूरिज्म। पाकिस्तान के पास कभी हमने तवज्जो नहीं दी। ये मुल्क, और हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद टूरिज्म खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह पूरा मेरा प्लान है कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, कैसे टूरिज्म उठाएंगे। उसके अलावा हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी मदनियात पे, मिनरल्स पे। वो इसलिए क्योंकि वो सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त पूरा जोर लगाएंगे कि कैसे हमने पाकिस्तान के, और यहां बहुत अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं मदनियात में, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी, उससे भी हम डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकते हैं। फिर इंडस्ट्री को, और खास तौर पे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, ये हमने शुरू की थी, और मुझे फख्र है कि हमारी 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज फिर बंद हो गई है। तो वो उसके ऊपर, और स्मॉल और मीडियम जो छोटा इंडस्ट्री है, उसके ऊपर हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। फिर अपनी ज़राअत की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। चाइना के साथ हमने बात कर ली थी कि कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने आना था, और बदकिस्मती फिर कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। तो उसका पूरा प्लान बना हुआ है। फिर जो बड़े बड़े पीआईए, रेलवे, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं पाकिस्तान में। जो हमारा जो पैसा आवाम पे खर्च होना चाहिए वो नुकसान पे चला जाता है। इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चली गई। इसका पूरा प्लान है। और फिर कैसे हमने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। अब ये जरा सुन लें, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले, उनके हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने पता चलवाया कि इतने ज्यादा टैक्स पेयर हैं जो पैसे नहीं देते, उनके लिए। ये मैं अब आखिर में आ रहा हूं। उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। उससे मैं ये भी बता दूं कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था अपने दौर में। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखें हमारी जो एलीट है मुल्क की, शायद ही किसी मुल्क में ऐसे हो कि सारी एलीट जो पैसा होता है वो बाहर भेज देती है। प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, जिस तरह मैंने दुबई में बताया, लंदन, सारी दुनिया में। तो और ये चोरी का पैसा होता है। तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये होगा रूल ऑफ लॉ से, जितना हम अपना कानून तकड़ा करेंगे, हम इतना पैसा हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, डॉलर्स बाहर चले जाते हैं चोरी के, हमने वो रोकना है। आखिर में इस दौरान जो मुश्किल वक्त है, आज कमजोर तबका हमारा पिस गया, तनख्वाहदार हमारा पिस गया महंगाई की वजह से। तो हमने जो चीजें शुरू की थी उसका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने हेल्थ कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, कि हर लोगों के लिए 10 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हर खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, वो सबसे ज्यादा जो बंद किया गया कई जगह के ऊपर, वो फिर से हम शुरू करेंगे। क्योंकि ये आजकल के दिनों में, महंगाई के दिनों में, एक बीमारी हो जाती है घर में, सारा घर मकरूज हो जाता है। तो जो हेल्थ कार्ड है वो हमारा पूरा इनिशिएटिव है, और इंशाल्लाह वो नंबर 1 होगा कि हमने अब लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे करनी है।